हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है कि मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य जो है कंप्लीट करवाऊँगी। चाहे वो आपका जो बच्चे हमारे साथ, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो TGT या PGT एस्टेट की तैयारी कर रही हों, चाहे वो नेट की तैयारी कर रही हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हों। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ये जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, केशव की संवाद योजना, आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये MA वाले स्टूडेंट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। UGC नेट वाले बच्चों के लिए भी, खासकर ये इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जहाँ पर भी आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आता है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम जहाँ भी आप दे रहे हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अभी देखो, हमारे जो HPSC ने हमारा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले ऑब्जेक्टिव लेती है, उसके बाद सब्जेक्टिव लेती है। क्योंकि अभी तक जब ऑब्जेक्टिव होते थे तो हमें इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। केवल हमने ये MA वगैरह में ही ये प्रश्न इस तरीके से पढ़े थे। लेकिन जब सब्जेक्टिव पेपर अभी और होना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्यों ना हम सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करते जाएं। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हैं, वो इस वीडियो में ज़्यादा समय अपना ज़ाया न करें। मैं वो भी अपना साथ साथ यहीं पर बता देती हूँ। तो आज की जो वीडियो है MA वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। देख लेते हैं केशव की संवाद योजना। हमने पिछली वीडियो में आचार्य केशव के बारे में पढ़ा था। अभी आप पढ़ रहे हैं रीतिकाल के जितने भी कवि थे और उनकी जो रचनाएं थी, वो सारी मैं पढ़ा चुकी हूँ, रचनाएं भी मैं डाल चुकी हूँ। और रीतिकाल का जो नामकरण था, रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं चली हुई थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बारी बारी रीतिकाल के जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आचार्य केशव को ही पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने सारा आचार्य केशव के बारे में बताया था, इनकी रचनाएं भी बताई थी और इनकी ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की। तो UGC नेट, TGT, PGT एस्टेट सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली थी। और आज हम केशव को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम केशव की संवाद योजना भी पढ़ लेते हैं। अब देखो, केशव की जो रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, तो उनकी संवाद योजना कैसी है? मतलब जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो संवादों के माध्यम से ही किया जाता है। तो जो केशव की संवाद योजना है, वो कैसी है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। केशव दास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई। देखो, केशव को सर्वाधिक सफलता, संवादों में सर्वाधिक सफलता किसमें प्राप्त हुई? रामचंद्रिका में। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक पटुता। क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जो संवाद हैं, सर्वाधिक सफलता रामचंद्रिका के माध्यम से मिली। और रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव के संवाद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इनके संवाद में पात्रों के अनुकूल, जहाँ पर क्रोध दिखाया जाना चाहिए वहाँ क्रोध भी है, जहाँ उत्साह है वहाँ उत्साह भी होना चाहिए, और व्यंजना भी सुंदर है। वाक पटुता मतलब बोलने में निपुण है। इनके जो पात्र हैं संवाद, वो बोलने में निपुण हैं। और साथ ही साथ और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ये यहाँ तक की जो बातें हैं, ये किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। और किसके बारे में कही है? आचार्य केशव की रामचंद्रिका के बारे में कहते हुए केशव की प्रशंसा की है कि आचार्य केशव जो है, इनके जो पात्र हैं, वो परिस्थितियों के अनुकूल पात्रों में उत्साह भी है, जोश भी है, क्रोध भी है, और वाक पटुता भी है, और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ऐसे प्रशंसा की है। संवाद योजना मूलतः नाटक का तत्व है। आपने पढ़े होंगे कि नाटक के जो तत्व होते हैं, नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं? आपका कथानक होता है, कथानक होता है,
आपकी विषय वस्तु या कथानक लगा लो, एक ही बात होती है। विषय वस्तु, कथानक, फिर उसके आ जाते हैं पात्र, फिर चरित्र चित्रण, ठीक है? चरित्र चित्रण और फिर आते हैं आपके संवाद, देश काल, वातावरण और आपकी भाषा शैली। ये सारे क्या होते हैं? नाटक के तत्व होते हैं। तो नाटक के तत्वों में ही एक बात आती है हमारी संवादों की। किसकी बात आती है? संवाद। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि संवाद जो है मूलतः नाटक का तत्व है, परंतु काव्य में भी नाटकीयता का संचार करते हुए कविगण संवाद योजना का विधान करते रहे हैं। केशव ने रामचंद्रिका में जो संवाद रखे हैं वे कथा वस्तु को आगे बढ़ाने, चरित्र चित्रण में सहायता पहुंचाने एवं कथा में रोचकता का समावेश करने में सहायक हुए हैं। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि वैसे तो संवाद जो है नाटक का एक तत्व है, लेकिन यहाँ पर काव्य में भी संवाद है। काव्य में भी क्या है? संवाद है। और आपको पता है कि जब संवाद ही नहीं होंगे तो हमारी जो कथा वस्तु है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो संवाद क्या करते हैं? पात्रों का चरित्र चित्रण। देखो, पात्रों का चरित्र के बारे में किसके माध्यम से पता चलता है कि ये राम का चरित्र है। अब हम रामायण देख रहे हैं तो हमें राम का चरित्र, राम पात्र है और राम का जो चरित्र है वो राम के संवादों के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है। तो कह रहे हैं कि किसी भी पात्र का जो हमारे संवाद होते हैं वो एक तो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, दूसरा चरित्र चित्रण में सहायता पहुंचाते हैं तथा कथा में रोचकता का समावेश भी बनाए रखते हैं। ये संवादों की आवश्यकता हो गई। रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख है रामचंद्रिका में जो है किस किस की संवाद योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। रावण और बाणासुर संवाद है, राम और परशुराम संवाद है। आपको पता है जब राम शिव धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम गुस्से से आते हैं तो एक तो वो संवाद है, दूसरा रावण और बाणासुर का संवाद है तथा रावण और अंगद संवाद है, ठीक है। इनके अतिरिक्त सीता रावण संवाद है और सीता हनुमान संवाद भी अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण बने बने पड़े हैं। संक्षेप में केशव के संवाद सौष्ठव की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों में उद्घाटित किया जा सकता है। तो रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। तो रावण बाणासुर संवाद है, राम और परशुराम संवाद है, रावण और अंगद का संवाद है, सीता और रावण, सीता और हनुमान का संवाद भी अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण बने पड़े हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पर, उनके आधार पर हम केशव के पात्रों के संवादों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा पात्रानुकूल, यानी कि केशव के संवादों में पात्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। यानी कि जो केशव के संवाद हैं वो पात्रों के भावों के अनुकूल हैं, पात्रों के अनुकूल हैं, ठीक है। रावण बाणासुर संवाद में दोनों योद्धाओं के कथनों में दर्प, दर्प मतलब घमंड, गर्व, ठीक है, ऐश्वर्य, पराक्रम का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। अब आप देखेंगे कि अगर हम दो पात्र ले लेते हैं, एक राम ले लेते हैं और एक दूसरा पात्र हम ले लेते हैं रावण ले लेते हैं, तो रावण के जो संवाद होंगे उनमें आपको पता है गर्व मिलेगा, ऐश्वर्य, पराक्रम, इस तरह की घमंड भरी बातें मिलेंगी। लेकिन दूसरा अगर पात्र हम राम लेते हैं तो राम के पात्रों में शालीनता है, मर्यादा है, उत्साह भी है, ठीक है, और आदर्श भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो पात्रों के अनुकूल संवाद लिखे हैं केशव ने, ठीक है। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रवेश करता हुआ रावण कहता है, शंभु को दंड है राजपुत्री किते, टूक दे तीनी के ताहू जाहू लंका ले। रावण का जो ये कथन है उनके अनुकूल है क्योंकि उसमें उसकी अहंकारपूर्ण दर्पोक्ति का आभास मिल जाता है। बाणासुर व्यंग्यपूर्ण स्वर में रावण को उत्तर देता है, बाणासुर देता है रावण को उत्तर कि जू पै जिए जोर तजो सब सोर सरा सन तोरी लहो सुख कोरी। मतलब ये कह रहा है कि अर्थात ज्यादा बक बक मत कर, यदि तेरे भुजदंडों में शक्ति है तो शिव धनुष को तोड़कर राजपुत्री सीता का वरण कर, ठीक है। तो ये आपस में ये संवाद ही हैं। तो जो संवाद हैं आप लिखेंगे पात्रानुकूल है, क्या है? पात्रानुकूल है। और
ठीक है, पात्रानुकूल है। अगर रावण की बात करें तो रावण के जो संवादों में दर्प है, गर्व है, ऐश्वर्य है, पराक्रम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं। शंभु कोदंड मतलब शिव जी का, कोदंड मतलब धनुष। दै राजपुत्री की तय, क्या है कि कहाँ पर है वो राजपुत्री, कहाँ है शिव धनुष। टूक दै मतलब अभी उसके 2 टूक कर देते हैं। इस तरीके से घमंड भरी बातों के साथ आता है रावण और फिर वो बाणासुर कहता है कि इतनी बक-बक मत कर, अगर तेरे अंदर मतलब शक्ति है तो उसे धनुष को तोड़ और सीता का वरण कर। ये दोनों उनके संवाद हैं। उसके बाद व्यंजना सौंदर्य। अब आप देख रहे होंगे कि व्यंजना सौंदर्य क्या होती है। कवि की जो संवाद योजना है उसमें व्यंजना का सौंदर्य है। पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि वो पात्रानुकूल है। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यंजना सौंदर्य। केशव के संवादों में व्यंजना सौंदर्य विद्यमान है। हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत जब हनुमान पाश में बांध लिए गए तब रावण उनका उपहास करता हुआ कहता है, कैसे बंधायो, अर्थात यदि तू इतना वीर है तो बंधन में कैसा पड़ा। तब हनुमान उसे व्यंजना मतलब एक तरीके से तो वो कहते हैं ना कि अर्थ के माध्यम से भी नहीं, एक तीसरा ही भावार्थ, कटाक्ष और आलोचना जिसको कहते हैं, इस तरीके से वो इनके ऊपर ताने मार रहे हैं कि जब तुम इतने ही वीर थे तो बंधन में कैसे बंधे पड़े हो। तब हनुमान उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो, अर्थात नीचे देखो इसका सरलार्थ भी दिया गया है। अर्थात मैं इस कारण से बंध गया कि मुझसे अनजाने में एक पाप हो गया। मैंने गलती से तेरी सोती हुई पत्नी को देख लिया। पराई नारी को भूल से सोता हुआ देख लेने के पाप से मेरी ये दशा हुई है। मतलब देखो ये व्यंजना है, यहाँ पर व्यंजना के माध्यम से रावण कह रहा है और व्यंजना के माध्यम से ही हनुमान जो है रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू तो पराई औरत को ही उठा लाया। अरे मेरे लिए तो किसी सोती हुई पराई औरत को देखना भी पाप है मेरे लिए तो। देखो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो, मतलब दृग सोवत, अगर मेरी आंखें किसी सोती हुई औरत को देख लेती हैं तो वो भी मेरे लिए पाप है। मेरी ये दशा हुई, किंतु रावण तू अपने बारे में सोच, तेरी क्या दशा होगी। पाप का कितना भयंकर परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू तो पराई स्त्री का हरण करके लाया है। ये सारा अर्थ व्यंजना से ध्वनित हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि व्यंजना क्या होती है। पहला पॉइंट था आपका पात्रानुकूल, दूसरा है व्यंजना सौंदर्य और तीसरा है संक्षिप्तता। केशव के संवाद में संक्षिप्तता एवं वाक्पटुता का गुण भी विद्यमान है। वाक्पटुता मतलब वाक चातुर्य, बोलने में उनके जो पात्र हैं वो निपुण हैं और उनके जो संवाद हैं वो संक्षिप्त भी हैं। उनके संवाद छोटे छोटे होने के साथ साथ पात्रों की वाक्पटुता का भी परिचय देते हैं। साथ में नंबर तीसरा हम पढ़ रहे हैं अभी, कौन के सुत। अब कहते हैं कि किसके पुत्र, देखना छोटे छोटे बात संवाद हैं। कौन के सुत, बाले के। वह कौन बाले, न जानिए, मैं नहीं जानता वह कौन बाले। कांख चापी तुम्हें, जो सागर तात नहात बखानिए। देखो यहाँ पर दिया गया है, रावण अंगद से पूछता है कि तू किसका पुत्र है। तो अंगद उत्तर देता है, बाली का पुत्र हूँ। रावण फिर पूछता है कि ये कौन बाली था, विस्तृत परिचय दो। तब अंगद कहता है, ये वही बाली था जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्रों का स्नान किया था। जैसे कांख चापे मतलब कांख में दबाकर, तुम्हें कांख में दबाकर जो सागर 7 समुद्र नहात बखानिए, जो 7 समुद्रों में स्नान किया था। आप इसका अर्थ भी समझेंगे साथ साथ। अंगद ने अपनी वाक्पटुता से रावण की तुच्छता एवं बलि की वीरता को यहाँ व्यक्त किया। तो आपने देखा कि इनके जो संवाद हैं वो संक्षिप्त हैं, पात्रों के अनुकूल है, व्यंजना सौर्य है, सौंदर्य है। और नंबर 4 पर आता है राजनीतिक दावपेच। जैसे कि आपने को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी राजनीतिक दावपेच कहकर इनकी प्रशंसा की थी, इनके संवादों की। तो केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीतिक दावपेच भी दिखाई पड़ते हैं।
दरबारी कवि होने के कारण केशव इस कला में प्रवीण थे, क्योंकि वो दरबार में रहते थे। आचार्य, आपको पता है कि रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रित राजाओं के दरबार में रहते थे। उनका अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांवपेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अभी आपने लिखा देखा था एक ऊपर अभी, रावण अंगद को अपने स्वामी राम के प्रति भड़काते हुए उससे अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए कहता है। रावण जो है अंगद को अपने स्वामी राम के प्रति, मतलब अंगद को राम के प्रति भड़का देता है और उसे उससे अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए क्या कहता है, देख लेते हैं। सो सो से सपूतहि जाई के बाली, अब ए पूतन की पदवी पगु धारे, अंगद संग लै मेरो सबे दल आजहू, क्यों न हतै बपू मारे। जैसे तेरे जैसे सुपुत्र को उत्पन्न करके भी बाली निपुता कहा जाएगा। क्या कह रहा है, रावण कह रहा है कि तेरे जैसे सुपुत्र को उत्पन्न करके भी सपूत ही जाई के बाली, अपूतन की पदवी पगु धारे, मतलब तेरे जैसे सपूत को पैदा करके भी बाली जो है निपुता कहा जाएगा। क्यों नहीं तू अपना प्रतिशोध लेकर पितृघाती राम को मार डाल। कहता है कि अंगद संग ले मेरो सबे दल आजू, क्यों न हते बापू मारे। मतलब कह रहा है कि क्यों नहीं तू अपना प्रतिशोध लेकर पितृघाती राम को मार डाल। यदि आवश्यकता हो तो मेरी सेना ले जा। देखो रावण उसे कह रहा है, भड़का रहा है। ये राजनीतिक दांवपेच का उदाहरण है यहाँ पर। मेरी सेना ले जा। किंतु जब अंगद उसकी बातों पर खरा जवाब देता है तब रावण कहता है, मैं राम से एक ही शर्त पर संधि कर सकता हूँ और वह ये है, शर्त है। तो ये राजनीतिक दांवपेच के हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में ये सब इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। देही अंगद राज तो को मारी वानर राज को। क्या कह रहे हैं, अर्थात यदि राम वानर राज सुग्रीव को मारकर, यदि राम वानर राज सुग्रीव को मारकर तुझे वानरों का राज्य प्रदान करे तो मैं उनसे संधि कर सकता हूँ। यदि राम वानर राज सुग्रीव को मार दे तो मैं तुझे वानरों का राज्य प्रदान कर सकता हूँ। कह रहा कि मैं इसी एक बात पर राम से संधि कर सकता हूँ। स्पष्ट ही रावण या अंगद का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है। मतलब वो अंगद को किसी भी तरीके से अपने उसमें लेना चाहता है, अपने फेवर में अपनी तरफ लेना चाहता है, भड़का कर उसे। तीसरा, अगला पांचवा पॉइंट आता है हमारा, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। देखो पात्रों के जो मनोभाव है उनकी व्यंजना के बारे में बताएगा। व्यंजना हमने अभी पढ़ा था, अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ा था आपने, जहाँ शब्द और अर्थ मतलब जहाँ पर हमारा जो मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और कोई मतलब ओके, व्यंजना जो है ध्वनित होती है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। वही बात है यहाँ पर भी। अंगद जब दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि रावण का द्वारपाल देवताओं को धमका रहा है। क्या कह रहा है, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। आप नंबर 1 पे आपने क्या पढ़ा था, नंबर 1 पे आप याद रखेंगे पात्रानुकूलता, फिर आपने पढ़ी संक्षिप्तता, फिर आपने पढ़ा व्यंजना सौर्य सौंदर्य, और अभी आपने पढ़ा था एक और यहाँ पर राजनीतिक दावपेच, और पांचवा है आपका पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। अंगद जब दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि रावण का द्वारपाल देवताओं को धमका रहा है। बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार एक द्वारपाल के द्वारा तिरस्कृत होते देखकर अंगद को बड़ा अजीब लगा। बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार एक द्वारपाल के द्वारा तिरस्कृत होते देखकर, मतलब अपना अपमान होते, उनका अपमान होते देखकर अंगद को बड़ा अजीब लगा। मतलब एक द्वारपाल जो था देवताओं को धमका रहा था। ये सारा दृश्य रावण के भय, आतंक एवं पराक्रम की व्यंजना करता है। ठीक है, मनोभावों की व्यंजना तथा पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना इससे हो जाती है। तीस आगे है, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर कह कही न जछ भीर मंडी रे, दिनेश जाय दूरी बैठे नारदादी संग ही, न बोलू चंद मंदबुद्धि इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह ये राजा धीराज रावण की सभा है, तट पूंजी इंद्र की सभा नहीं, जहाँ चंद्रमा आदि को बोलने की इजाजत
है। यहाँ तेरे जैसे मूर्ख चुप ही रहे तो अच्छा है। ठीक है। अगला है, आप यहाँ से अगर सारे ना लिखें तो आप ये दो ही आपके लिए बहुत हैं ये। ठीक है। उसके बाद है और सरल भाषा का प्रयोग। उसके बाद क्या है? सरल भाषा का प्रयोग। सरल केशव के संवादों में सर्वत्र सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे उनमें सरलता और स्वाभाविकता एवं मार्मिकता आ गई है। अंगद की सरल उक्तियों में कितनी मार्मिकता एवं अर्थ गांभीर्य है, ये यहाँ देखा जा सकता है। हाथी न साथी न घोरे न चेरे, न गाऊं न ठाऊं कुठाऊं विलय, तात न मात न तात न मात न पुत्र न मित्र न वित न तिये कहूँ संग जैसे, केशव राम को राम विसारत निका केशव काम को राम विसारत और निकाम ते काम न है, चेरी ते चेती रे चेती अजो जित चित अंतर अंतक लोक अलोकी। तो ये आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं। ठीक है। और किसमें था ये? इनके आसान है ये। क्या है आपका पॉइंट? क्या था? सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा नाटकीयता। जैसे कि शुरू में ही बताया था कि इनके संवादों में नाटकीयता है। वैसे तो नाटकीयता पढ़ लेते हैं। नाटकीयता, केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। ये संवाद कथा परवाह के साथ साथ छोटे छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। मतलब जो संवाद हैं ये छोटे छोटे संवाद हैं और छोटे छोटे छंदों में और प्रश्नोत्तर शैली में इन लिखे गए संवाद हैं। वार्तालाप की सजीवता और सरलता इन संवादों के प्रमुख गुण हैं। ये कौन को दल देखे, ये राम को प्रभु पेखे, ये कौन राम ने जानिए, ये ताड़का जिन मारिए। ये वह राम है जिसने राम ताड़का को मारा था। तो काव्य में प्रस्तुत इन संवादों में पात्र उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। उत्तर प्रत्युत्तर मतलब पात्र आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर देते जाते हैं तथा पाठकों के सम्मुख नाटक जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। देखो नाटकीयता, वैसे तो नाटकीयता नाटक के अंदर होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें देखो, यह कौन राम न जानिए, कह रहे कि ये कौन राम न जाने, नहीं जानते ये राम कौन है। ये ताड़का जिन मारी, ये वो राम है जिसने ताड़का मारी थी। तो ये जो संवाद हैं छोटे छोटे छंदों में और क्या हो रहा है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका स्वाभाविकता। केशव की संवाद योजना में स्वाभाविकता का गुण भी विद्यमान है। शैली पात्र एवं भाव के अनुकूल रखी, शैली जो है उसी के पात्रों के भावों के अनुकूल रखी गई है। विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना करने आए हैं, अतः उनकी वाणी में स्वाभाविक रूप से याचक जैसी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। याचक कौन होता है? जो भिक्षा मांगता है, जो मांगने वाला होता है। एक दाता और एक याचक होता है। तो विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना करने आए हैं। विश्वामित्र किस से? राजा दशरथ से। तो विश्वामित्र यहाँ पर कौन हुआ? याचक हुआ। राजन में तुम राज बड़े, अति में मुख मांगो सुदेहु महाव्रत। किंतु राजा दशरथ अपनी विवशता व्यक्त करते हुए दीन स्वर में उत्तर देते हैं, प्राण दिए धन जाहि दिए सब केशव कह रहा कि प्राण दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ। मतलब विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं तो राम जो दशरथ हैं वो क्या जवाब देते हैं कि प्राण दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, दिए सब सब कुछ दे सकता हूँ। केशवदास जी कहते हैं कि ये उत्तर दिया दशरथ ने कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, राम ने जाए दिए अब, लेकिन मैं राम को किसी को भी नहीं दे सकता। तो ये थी हमारी संवाद योजना। अब संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव के संवाद एक तो संक्षिप्त हैं, नाटकीय हैं, पात्रानुकूल हैं एवं स्वाभाविक हैं। वे सरल एवं व्यंजनापूर्ण भी हैं। संवाद योजना के क्षेत्र में वे तुलसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। अतः ये कहना उचित है कि केशव जैसे संवाद हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं लिख सका। केशव के संवाद यद्यपि
कथा प्रवाह में बाधक ही हैं, तथापि इन संवादों का अपना महत्व है। कह रहा है कि जो संवाद हैं, कथा के प्रवाह को रोकते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अपना ही महत्व है। उनके उसमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। ये शिष्टाचार, वाक्पटुता एवं राजनीतिक दांवपेच से भी युक्त हैं। आप देखेंगे कि ये सारे जो पॉइंट हमने अभी पढ़े थे, वही सारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, राजनीतिक दांवपेच। निस्संदेह केशव के संवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न है आपका एमए वाले स्टूडेंट के लिए, और आपको ऐसे के ऐसे जो है पेपर में रखा हुआ मिलने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके के प्रश्नों को पढ़ते रहने के लिए आप हमारे एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़े रहें।